हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 दिन शेष बचे हुए हैं। यदि आप 60 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। मेरे भाई ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 42 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 42 से यहाँ पर 32 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 82 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे कि 42 से यहाँ पर 32 बनेगा कैसे। यदि हम 42 में से क्या कर दें -10 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 32 और वो यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 82 के अंदर और 82 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू याद करेंगे। तो सेम इस 42 में से जिस प्रकार से -10 करके यहाँ पर 32 लिखा गया है उसी प्रकार से 82 में से भी क्या कर देंगे -10 कर देंगे। तो मेरे भाई 82 में से -10 करेंगे तो कितना बचेगा 72। अब हमें देखना है कि 72 किसी ऑप्शन में है तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 72 नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं करते हैं या फिर इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे तो देखिए कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे इस प्रश्न को यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन आपको इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। सोल्व करेंगे कैसे तो देखिए इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे दूसरे लॉजिक के आधार पर है। तो देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 42 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। तो मेरे भाई 42 से यहाँ पर 32 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 42 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 42 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 दूना के 8 और 8 से 32 बनाने के लिए क्या किया गया है इस 8 का किया गया है 4 गुना। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 8 चौक 32 और मेरे भाई ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 82 के अंदर है और 82 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई 82 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम 82 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 82 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16 और जिस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर 8 का 4 गुना किया गया है उसी प्रकार से 16 का भी हम क्या कर देंगे
4 गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 16 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 चौक 64, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग सबसे पहले 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के, और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। यदि आप 60 से 65 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को आप अच्छे से मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक कोड भाषा में यदि TAIL को 20, 19, 12 लिखा जाता है तो उसी भाषा में HORN का कोड क्या होगा। मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, और ये प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की 3rd शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि TAIL को यहाँ पर 20, 19, 12 कैसे लिखा है। यानी कि जिस प्रकार से TAIL को यहाँ पर 20, 19, 12 लिखा है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि HORN को क्या लिखा जाएगा या फिर HORN का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से याद हैं तो आप इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे। कैसे, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए TAIL, इसके अंदर पहला लेटर दिया गया है टी का नंबर होता है 20, और ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा गया है 20। फिर देखिए टी के बाद में है ए का नंबर होता है 1, और यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा गया है 1। फिर देखिए ए के बाद में क्या है आई का नंबर होता है 9, यानी कि अल्फाबेट लेटर पर या फिर अल्फाबेट लेटर के अंदर जो आई होता है ये आता है 9 नंबर पर और लिखा गया है 9। आई के बाद में क्या है एल आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर, और ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा गया है 12। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाले जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबरिंग करके ऐसे की ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि HORN का कोड
क्या होगा, यानी कि यहाँ पर दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे हमें लिखना है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एच। एच आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है, ठीक है। एच के बाद में क्या है ओ। ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर, यहाँ पर लिख देंगे 15। फिर देखिए ओ के बाद में क्या है आर। आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। फिर देखिए आर के बाद में क्या है एन। एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14। यानी कि HORN इसका कोड हो जाएगा 8151 814। अब हमें देखना है कि यह संख्या किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर 8151 814 यह संख्या में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से रुपया का संबंध है भारत के साथ में, उसी प्रकार से टका का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि रुपया का संबंध जिस प्रकार से भारत के साथ में है उसी प्रकार से, यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से रुपया का संबंध है भारत के साथ में उसी प्रकार से हमें बताना है कि टका का संबंध किसके साथ में होगा। तो रुपया का भारत के साथ में कैसे संबंध है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यानी कि जो रुपया है ये क्या है, भारत देश की मुद्रा है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि टका किस देश की मुद्रा है। तो जिस प्रकार से रुपया भारत देश की मुद्रा है उसी प्रकार से टका मेरे भाई क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बांग्लादेश। अब हमें देखना है कि बांग्लादेश किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर बांग्लादेश हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वैनारिक का चयन करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि लकड़ी, मेज और दरवाजा इन तीनों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है, जिनमें से पहला शब्द है लकड़ी, दूसरा शब्द है मेज और तीसरा शब्द है दरवाजा। हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे लकड़ी और मेज के बीच में। क्या लकड़ी और मेज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर लकड़ी और मेज के बीच में रिलेशन है।
क्या रिलेशन है? तो जो मेज है ये बनी होती है किसकी? लकड़ी की। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन लगेगा कुछ वाला, यानी कि सभी मेजें लकड़ी की नहीं बनी होती हैं, यानी कि कुछ मेजें लोहे की भी बनी होती हैं, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ मेजें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे हम देखेंगे मेज और दरवाजा इन दोनों शब्दों के बीच में, क्या मेज और दरवाजा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मेज और दरवाजा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि मेज अलग होती है और दरवाजा अलग होता है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे लकड़ी और दरवाजा के बीच में, तो क्या लकड़ी और दरवाजा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, लकड़ी और दरवाजा इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई दरवाजा भी लकड़ी का बना होता है, लेकिन सभी दरवाजे लकड़ी के नहीं बने होते हैं, यानी कि कुछ दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं, कुछ दरवाजे लोहे के भी बने होते हैं। तो यहाँ पर भी रिलेशन लगेगा, यानी कि कुछ दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं। यानी कि मैं सही बात बोलूँ तो मेरे भाई यहाँ पर रिलेशन लगेगा कुछ कुछ वाला, यानी कि कुछ मेजें लकड़ी की बनी होती हैं और कुछ दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए, एक बार देखिए, इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, मेज भी बनी होती है लकड़ी की और दरवाजा भी बना होता है लकड़ी का, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया? लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए? लकड़ी के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए लकड़ी के बाद में क्या है? मेज। तो मेरे भाई अभी आपने बताया कि कुछ मेजें किसकी बनी होती हैं? लकड़ी की। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा हम लेंगे लकड़ी का किसके लिए? मेज के लिए। तो यहाँ पर ये दूसरा आरेख हम बनाएंगे मेज के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा शब्द क्या है? दरवाजा। तो मेरे भाई दरवाजा का मेज के साथ में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लकड़ी के साथ में रिलेशन है, यानी कि कुछ दरवाजे भी किसके बने होते हैं? लकड़ी के। तो मेरे भाई लकड़ी का कुछ हिस्सा हम ले लेंगे दरवाजा के लिए। ठीक है, यानी कि लकड़ी, मेज और दरवाजा इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई देखिए, प्रश्नों को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन यदि एक बार आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाओगे तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में आपको क्या करना है? यहाँ पर पता करना है कि इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 60 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से मेरे भाई आपको यहाँ पर पता करना है कि इस दूसरी पंक्ति में 135 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली पंक्ति में यहाँ पर 60 और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 135 जिस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पता करेंगे कि इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 60 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 60 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? तो ध्यान से देखिए 60 के जस्ट पीछे में दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या है 144। तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 60 आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है? ध्यान से देखिए मेरे भाई, पहली संख्या क्या है? 25। 25 क्या है?
तो मेरे भाई 25 है 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 25 के बाद में क्या है 144 है। 144 क्या है तो मेरे भाई 144 है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम इस 5 और इस 12 को आपस में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 60। यानी कि ध्यान से देखिए 5 और 12 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 12 पंजे 60। और ध्यान से देखिए 60 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में भी यहां पर 135 इसी प्रकार से लाया गया है क्या। तो मेरे भाई देखिए 135 के जस्ट पहले दो संख्या है, यानी कि पहली संख्या है 81 और दूसरी संख्या है 225। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करें कि यहाँ पर 135 आ जाए। तो मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 25 क्या था 5 का स्क्वायर, 144 क्या था 12 का स्क्वायर, 5 और 12 को हमने आपस में गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 60। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर 81 किस संख्या का स्क्वायर है। तो मेरे भाई देखिए 81 क्या है तो 81 है मेरे भाई 9 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना, 81 के बाद में क्या है 225 है। तो 225 क्या है तो मेरे भाई 225 है 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 9 और इस 15 को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए ध्यान से समझिए मेरे भाई, 9 और 15 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए 15 नंबर कितना हो जाएगा 135 है। और ध्यान से देखिए 135 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, ध्यान से देखिए प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में भी हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 49, दूसरी संख्या है 289। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 49 की संख्या का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए 49 क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से देखिए यानी कि यहाँ पर क्या है 49 के बाद में है 289। 289 किस संख्या का स्क्वायर है तो मेरे भाई 289 है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर देंगे 7 और 17 को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए 17 मेरे भाई 7 और 17 को आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 17 संते कितना हो जाएगा 119, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 119। अब हमें देखना है कि 119 किसी ऑप्शन में है तो आंसर है 119 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत परिपथ में खाली स्थान की गति से विद्युत धारा बनती है। मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न के सामने हम ये डेट इसलिए डालते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और मेरे भाई देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है
कि विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बहती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है या फिर बहती है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है तथा वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपसे पूछी गई है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गतिज ऊर्जा। ठीक है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², यानी कि यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर है गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1/2 m का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। कितना दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 30 किलोग्राम। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए m के स्थान पर क्या कर देंगे 30 है। ठीक है, उसके बाद में क्या है v², यानी कि वेग कितना है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु का वेग है 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर v के स्थान पर हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे, और v² है तो यहाँ पर कर देंगे 5 का स्क्वायर। मेरे भाई इसको सोल्व करिए, यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 15 दूना के 30। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बराबर में हो जाएगा 15 गुणा में क्या है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 है। अब मेरे भाई 15 और 25 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 25 और 15 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 375 है। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखिए 375 सभी ऑप्शंस के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जूल, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है तथा उस वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 375 जूल। अब हमें देखना है कि 375 जूल किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है, ऑप्शन ए है रियाल, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है पुला और ऑप्शन डी है ड्राम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बोत्सवाना की मुद्रा है पुला। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 प्रश्न मुद्राओं से
पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट कर लेना। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर विटामिन्स के भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर साइंस के मेरे भाई टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितने भी साइंस के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई याद रखना, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है बांझपन। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आयरलैंड की राजधानी है डब्लिन। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न को आप जरूर नोट करना, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और मैं आप सभी को देखिए मेरे भाई, आपके लिए क्या है, यदि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो आपको 2018 और 2022 के कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके 2018 और 2022 के सभी पीवाईक्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पीतल के घटक क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पीतल के घटक है तांबा और जस्ता। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पीतल है ये बना होता है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जुड़े हुए हैं व्यपगत के सिद्धांत से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक खाली स्थान होते हैं। या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक होता है उच्च। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड वाला है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी है प्रोपीन, ऑप्शन सी है प्रोपेनॉल और ऑप्शन डी है प्रोपाइन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रोपीन डबल बॉन्ड वाला यौगिक है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र या प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्र को कहा जाता है दाब। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जिस टाइप के क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं इससे भी शानदार क्वेश्चन आपको मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर देखने को मिलेंगे। और उस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर मेरे भाई हमने क्या क्या तैयार किया है ध्यान से देखिए जो मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है उसके अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, यानी कि एक कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिल रहा है। मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और कहाँ पर मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर। मेरे भाई यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 दिन शेष बचे हुए हैं, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये 19वां प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपसे पूछी गई है विद्युत धारा, तो सबसे पहले आपको विद्युत धारा का सूत्र याद होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का सूत्र होता है क्या? विद्युत धारा का सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर कुल आवेश बटे
कुल समय। ठीक है मेरे भाई, ये होता है विद्युत धारा का सूत्र। अब इस सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। और मेरे भाई आप हमेशा याद रखना, धारा के बराबर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा के बराबर में होता है कूलाम बटे में समय, और समय आप हमेशा याद रखना सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया है 10 मिनट, मिनट में इसको बदलेंगे हम किसके अंदर, सेकंड के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अपने को बदलना है 10 मिनट को, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 10 मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 10 गुणा 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। समय कितना आ गया, 600 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विद्युत धारा अपने को निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा हम निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए विद्युत धारा अपने को निकालना है, कुल आवेश कितने हैं, तो कुल आवेश है मेरे भाई 300 कूलाम। तो यहाँ पर देखिए कुल आवेश हम रखेंगे 300। ठीक है, फिर क्या है, कुल समय बटे में है कुल समय। समय कितना था, 10 मिनट। 10 मिनट को हमने सेकंड में बदला तो कितना आया, 600। तो यहाँ पर देखिए हम इसके बटे में लगा देंगे 600। और जब भी आप विद्युत धारा ज्ञात करें तो समय को आपको हमेशा बदलना है सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर क्या बचेगा मेरे भाई, 3/6। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 6 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लगाया है तो 30 के पीछे क्या लगा देंगे, 0। अब यहाँ पर देखिए 6 का भाग चला जाएगा 30 में, तो बिल्कुल चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है मेरे भाई, यानी कि विद्युत परिपथ में या विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की यानी कि विद्युत धारा, यानी कि मेरे भाई देखिए ध्यान से, विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है, 300 कूलाम है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा होगी 0.5 एम्पियर। अब हमें देखना है कि 0.5 एम्पियर किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 0.5 एम्पियर हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 19वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 19वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मेरे भाई अनुमस्तिष्क के बारे में जो ऑप्शन ए के बारे में या ऑप्शन ए में बताया गया है ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। बाकी बातें भी आप याद रखना। देखिए मेरे भाई जो अनुमस्तिष्क है यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑप्शन सी में बोला गया है कि यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 12% है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी में बोला गया है कि यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह
7 बजे। ठीक है।